हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल समता एजुकेशन ट्रस्ट पे। और इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ करंट अफेयर्स। मैं जीएस एजुकेटर नवदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। और जो करंट अफेयर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होने वाला है अप्रैल महीने का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन सभी महीनों का करंट अफेयर्स आपके पास दो दो सीरीज में अवेलेबल होंगे, यानी अप्रैल 1 और अप्रैल 2। इसी तरीके से मई 1 मई 2, जून 1 जून 2, जुलाई 1 जुलाई 2, अगस्त 1 अगस्त 2, सितंबर 1 सितंबर 2 और अक्टूबर 1 और अक्टूबर 2 के फॉर्म में। तो चलें आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो आपके सामने डिस्कशन है वो उड़ीसा डे के बारे में है। उड़ीसा डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा की स्थापना हुई थी। इस दिन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उड़ीसा को एक सेपरेट यानी कि एक अलग प्रांत के रूप में दर्जा मिला था इस दिन पर, और यह अलग हुआ था बंगाल से। उड़ीसा ने अपनी आइडेंटिटी को एज अ सेपरेट स्टेट खोजा 1936 में, जब ये बिहार और बंगाल से अलग हुआ। और इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा की गुमी हुई आइडेंटिटी या उसकी खोई हुई पहचान को वापस लाने के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी उत्कल सम्मिलानी ने। इसलिए उनके नाम पर 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ के हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग डिस्लेक्टिक होते हैं, और इन सभी लोगों को जो कि नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते, उन्हें मेन स्ट्रीम और समाज में साथ में लेकर के चलने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस डे के साथ ही साथ हम लोग हाईलाइट करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों के लिए कैसे इंप्रूव की जाए जो लोग ऑटिज्म से पीड़ित हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक फुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, उन्हें सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए इस दिन को बहुत ही बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसे बहुत ही बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले विश्व ऑटिज्म दिवस 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था, और उसके बाद से लेकर के 2 अप्रैल को हर साल यह मनाया जाता रहा है। इस बार 2 अप्रैल 2020 ऑटिज्म अवेयरनेस की थीम है द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। आगे चलते हैं हम लोग और आगे चल के डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल। माइन का मतलब एक ऐसी विस्फोटक पदार्थ जिस विस्फोटक पदार्थ पर पैर रखते ही वो एक्टिवेट हो जाता है, और लैंड माइंस कहते हैं इनको। आप सही शब्द सुनेंगे तो आपको लैंड माइंस सुनने में आएगा। यदि आप लोगों ने कोई मूवीज वगैरह देखी हो, उन मूवीज में भी आप देख सकते हो माइंस के ऊपर जैसे ही किसी व्यक्ति का पैर पड़ता है, माइंस अपने आप ब्लास्ट हो जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए एक इंटरनेशनल डे माइन अवेयरनेस पर घोषित किया, और हर साल 4 अप्रैल को ये माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस माइन अवेयरनेस डे के साथ ही साथ हम लोग अवेयरनेस उन लोगों में भी फैलाते हैं लैंड माइंस को लेकर के जो लोग इससे पीड़ित हैं, और साथ ही साथ इसके इरेडिकेशन के लिए, इसकी उन्मूलन की दिशा में प्रगति करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 8 दिसंबर 2005 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था और कहा था कि हर साल 4 अप्रैल को हम लोग इसे प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे के रूप में मनाएंगे। और इस हिसाब से आज तक लगातार 2006 से 4 अप्रैल को ही ये इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे की बात करते हैं 5 अप्रैल। नेशनल मैरीटाइम डे हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और नेशनल मैरीटाइम डे 1964 से मनाना शुरू किया गया था। इस दिन पर एक अवार्ड होता है जिसे वरुण कहते हैं, वो उन लोगों को दिया जाता है जो इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं, या भारतीय समुद्री क्षेत्र में जिनका भी उत्कृष्ट योगदान रहता है, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे की यदि बात करें तो हर वर्ष ये 24 सितंबर को मनाया जाता है, परंतु भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसके डिस्कशन में यहाँ पर मरीन से रिलेटेड 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है कोस्ट गार्ड्स। देखिए, इंडियन नेवी भारत की नौसेना है। नौसेना का मतलब इसका कार्य होता है मिलिटरी पर्पस के लिए, और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को,
क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया गया था नेवी के वेस्टर्न कमांड द्वारा, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नेवल ब्लॉकेड क्रिएट किया था। पाकिस्तान का कराची नेवल बेस पूरा का पूरा उड़ा दिया गया था इस दिन, और नेवी के लिए यह बहुत ही ग्लोरियस डे है। इसलिए 4 दिसंबर 1971 से लगातार 4 दिसंबर को नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेवी की मोटो की अगर बात करें तो है शंग नो वरुणः। शंग नो वरुणः का अर्थ होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा नेवी के पिता कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। कोस्ट गार्ड्स डे हर वर्ष 1 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी टैगलाइन है या इसका मोटो है वयम रक्षामः वी प्रोटेक्ट। और बेसिकली कोस्ट गार्ड्स एक तरह की पेट्रोलिंग ब्रांच है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली ये फोर्स हमारे यहाँ पर पेट्रोलिंग का कार्य करती है। भारत के पूरे समुद्री क्षेत्र में कहीं से कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री ना होने पाए, इस बात का पूरा ख्याल कोस्ट गार्ड्स द्वारा रखा जाता है। चूंकि नेवी और कोस्ट गार्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो क्यों ना यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। भारत की आर्मी, इसकी स्थापना 1895 में हुई, लेकिन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मिलिट्री के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अपने पदभार को ग्रहण किया था, इसलिए 15 जनवरी को हर वर्ष आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्मः, जिसे कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। इस समय पर आर्मी के चीफ हैं जनरल M.M. नरवाने। और इसी के साथ साथ एयरफोर्स की भी अगर हम बात कर लें, एयरफोर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से हुई थी, जब यह ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत हुआ करता था। 1947 में ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद जब भारत की सरकार बनी, तो रॉयल शब्द को हटा करके इसे पूर्ण रूप से इंडियन एयरफोर्स कह दिया गया, जो कि अब हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वायुसेना की एक शाखा है। इंडियन एयरफोर्स की अगर आप मोटो देखें इनका, तो है नभः स्पृशं दीप्तम। इसे कहते हैं टच द स्काई विद ग्लोरी, और इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग और चल करके डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, और इस डे के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रतीक हम लोग इस डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल को ही हुई थी, और इसका उद्देश्य है प्रतिवर्ष दुनिया का सामना करने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षिट करना। यानी टू इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज देयर मस्ट बी एन अटेंशन ड्रॉन टू फेस इट, टू क्लीन इट एंड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इट। WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, यह यूनाइटेड नेशंस के अंदर कार्य करने वाली एक कार्यरत निकाय है। ये एक बॉडी है जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और आपात स्थितियों को संबोधित करना। यानी कि इट इज अ वर्किंग बॉडी अंडर द यूनाइटेड नेशंस विच एम्स टू एड्रेस emergencies pertaining to health on a global scale। आगे बढ़कर के हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस, हर वर्ष 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, जो कि इस होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फाउंडर हैं। उनके जन्म दिवस को कमेमोरेट करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष 10 अप्रैल को चिकित्सा के होम्योपैथी प्रणाली के संस्थापक डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन को श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक फिजिशियन थे, एक बहुत ही ग्रेट रिसर्चर थे, लिंग्विस्ट थे, और एक बहुत ही प्रशंसित वैज्ञानिक थे। तो एक महान शोधकर्ता, भाषाविद, प्रशंसित वैज्ञानिक एवं एक चिकित्सक के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। और इस बार 2020 विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम है लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तस्वीर है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की, और ये होम्योपैथी के फाउंडर हैं। 10 अप्रैल 1755 को इनका जन्म हुआ, 2 जुलाई 1843 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड चगास डिसीज डे 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, एवं इसके साथ ही चगास से होने वाली जो बीमारी है, ये कीड़ा है, जिस कीड़े से होने वाली बीमारी को हम बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए, चगास डिसीज से होने वाली बीमारी जो है ये पूरी तरीके से घातक है और इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चगास कीड़ा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो,
इस कीड़े से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए चागास डिसीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और 15 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में से एक ग्रेट पेंटर लियोनार्डो डा विंची का बर्थडे है। यानी 15 अप्रैल कला और प्रदर्शन कला को मनाने के लिए एक दिन के रूप में चिन्हित इसीलिए किया गया क्योंकि महान चित्रकार लियोनार्डो डा विंची का जन्मदिन है और विश्व कला दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से कहें तो इसका वर्ल्ड आर्ट डे मनाने का जो मुख्य कार्य है वो है कि कला के क्षेत्र में डेवलपमेंट, डिफ्यूजन और आर्ट को एंजॉय करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस डिसीज के बारे में जानकारी दी जा सके। ये एक वंशानुगत रोग भी हो सकता है और साथ ही साथ ये डेफिशिएंसी डिसीज भी हो सकती है जो कि किसी न किसी चीज़ की कमी से होती है। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, अचानक से ही ब्लीडिंग होने लग जाती है किसी को और इनका हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है, हीमोग्लोबिन का स्तर ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी कम हो जाता है। 17 अप्रैल फ्रैंक सेनेबल एक बिजनेसमैन थे जो कि सेवेयर हीमोफीलिया के साथ पैदा हुए और इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की। इसलिए फ्रैंक हैकेनबेल का जन्म दिवस एक वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 की थीम है गेट पॉजिटिवली इन्वॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल के बारे में। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है। एनुअल ऑब्जर्वेशन है इसका 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में। एवं इसके साथ ही साथ इस डे का सिग्निफिकेंस ये है कि कल्चरल हेरिटेज को एक्टिविटीज करके और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के साथ उनके माध्यम से उनके दी हुई दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करके और सभी इंटरनेशनल माउंटेन्स और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी को संरक्षित करना। तो कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और पहला वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया गया था आईकॉमोस के द्वारा 1982 में। तब से लेकर के आज तक लगातार विश्व विरासत दिवस मनाया जाता रहा है। आगे बढ़ के हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड लीवर डे। 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल यह इसलिए मनाया जाता है ताकि लीवर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। जैसे लीवर सिलोसिस है, हेपेटाइटिस है, अल्कोहल और ड्रग्स की वजह से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं। लीवर चूंकि हमारे पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है एंड इट प्लेज एज अ की रोल इन दी बॉडीज डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स वाई लीवर डिसीजेस कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड, दे शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट। और अल्कोहल और ड्रग के इस्तेमाल से चूंकि लीवर की डिसीजेस होती हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। लीवर हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है और बॉडी में ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे को हम समझ सकते हैं 21 अप्रैल को लोगों को एनकरेज करने के लिए, नए आइडियाज जनरेट करने के लिए और विश्व को एक बेहतर जगह बनाने के लिए विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया जाता है ताकि नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि नए विचारों का उपयोग करिए, नए निर्णय लीजिए, रचनात्मक सोच रखिए और ऐसे लोगों को जिनकी सोच नए निर्णय लेने जैसी है, नए विचारों का उपयोग करते हैं, रचनात्मक सोच रखते हैं, उन सभी को प्रोत्साहित भी करें। इस डे को 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में फाउंड किया गया था और इस डे के फाउंडर हैं मर्सी सेगल। 2001 के बाद लगातार 21 अप्रैल को इसे मनाया जाता रहा है। यह विश्व में लोगों के नवाचार एवं उनकी रचनात्मकता को कमेमोरेट करता है। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को और आज के इस युग में सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत अगर किसी चीज को है तो वो है हमारी पृथ्वी। 22 अप्रैल को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के समर्थन को दिखाने के लिए 22 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने कॉन्फ्रेंस में 1969 में प्रपोज किया था और पहला अर्थ डे सेलिब्रेशन 1970 में हुआ। तब से लेकर के आज तक लगातार अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता रहा है 22 अप्रैल को। सबसे पहले तो ये यूएस के लिए 1990 तक लिमिटेड था, परंतु बाद में डेनिस हैस नाम के व्यक्ति ने इसे प्रमोट किया और ये इंटरनेशनली अक्रॉस 141 देशों में ऑब्जर्व किया जाता है। मुख्य कार्य अर्थ डे के अंतर्गत है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
या पर्यावरण का संरक्षण। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे के अनुसार 23 अप्रैल को हर साल यूनेस्को ने इसे 1995 से लगातार स्टार्ट करके रखा है। इस दिन को पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तकालयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और मनाया जाता है। मलेशिया कुआलालंपुर इस बार वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में 2020 चुना गया एवं इसका आइडिया है कि विंसेंट क्लेवेल एंड्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को ट्रिब्यूट देने का। अब विंसेंट क्लेव एंड्रेस द्वारा प्रसिद्ध लेखक मिगुएल डे सर्वतेंस को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमारे भारत की यदि बात करें तो भारत में आप जानते हैं 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी एक तरफ सेंटर के साथ एक तरफ स्टेट और पैरेलल में एक और सरकार चल रही होती है जो कि पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। तो नगरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गांव में पंचायत। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया। ये वर्चुअल लॉन्च था क्योंकि इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान कोई भी बाहर नहीं निकल सका। कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में और पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। हालांकि इसके पहले भी पंचायती राज्य की स्थापना हो चुकी थी जो कि 1956 में ही नागौर राजस्थान में हुई थी। आगे बढ़ के हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया मादा मच्छर या फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होने वाली प्रोटोजोइक बीमारी है और इस प्रोटोजोइक बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए साथ ही साथ वैश्विक एफर्ट्स के द्वारा यानी वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उसको अंततः पूर्ण रूप से मिटा देने के लिए 25 अप्रैल को यह दिन हर वर्ष मनाया जाता है। इसको सबसे पहले 2008 में ऑब्जर्व किया गया था और अफ्रीका मलेरिया डे के रूप में इसे ऑब्जर्व करने के बाद लगातार 2001 से अफ्रीकन गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही थी और 2008 से पूरा का पूरा विश्व ऑब्जर्व कर रहा है। मलेरिया की यदि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज में यह फैला हुआ है और लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोग हर वर्ष इस बीमारी से मर जाते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा का मतलब ये कि किसी भी देश में रहने वाले लोग कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो उस देश की बौद्धिक संपदा कहलाते हैं। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को ये बताया जा सके कि कितना क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया है जिसके माध्यम से किसी देश में नवाचार व रचनात्मकता फैलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 ने ग्रीन विश्व या हरे रंग की दुनिया बनाने के प्रयासों को केंद्र में रखा है और ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है कि हरियाली को बढ़ावा देना। इस बार की थीम भी रखी गई है 2020 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल डांस डे के बारे में। 29 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया यह दिवस और 29 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डांस डे हर वर्ष। जीन जॉर्जस नोवेर ये आधुनिक बैले के निर्माता हैं, इनकी जयंती का प्रतीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 1982 में इसे क्रिएट किया गया था और तब से लेकर के डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट और यूनेस्को की मदद से हर वर्ष इसे 29 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डे ऑल्सो एंगेजेस इन इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन इन डांस। यह दिन नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करने में संलग्न है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेशनल न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, उड़ीसा ने बिहार और बंगाल से अलग होकर के 1936 में एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्वयं की स्थापना की और चूंकि उत्कल जननी इसके स्वतंत्रता के बहुत ही पुरजोर समर्थक रहे हैं, उन्हीं के नाम से यह उड़ीसा डे उत्कल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। कोविड-19 बैटल की यदि बात करें तो अप्रैल में विश्व बैंक ने 1 बिलियन का लोन ऑफर किया था इंडियन के प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि बाद में चल के आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ की योजना भी लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उस समय पर एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन और इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से आप ब्लूटूथ और अपने मोबाइल का एक्सेस इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को देते थे। ब्लूटूथ को ऑन रखना होता था, लोकेशन को ऑन रखना होता था और जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी वीक फील करता था या जिसे भी किसी भी तरह की
लक्षण सर्दी जुकाम या कोरोना वायरस से संबंधित समझ में आते थे, वो इस ऐप पर अपनी जानकारी देता था, जिससे आपको पता चलता था कि आपकी विसिनिटी या आपके आसपास के एरिया में कितने कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की हमने बात की। उड़ीसा की सरकार ने और यूनिसेफ ने मिलकर के मो पवित्र एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जितने भी यंग माइंड हैं, जो भी कलाकार लोग हैं, उन सभी युवाओं को एंगेज करना है ताकि वो क्रिएटिविटी दिखा सकें। तो मो प्रतिभा एक क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। कैबिनेट ने सैलरीज रिड्यूस की हैं। कैबिनेट के द्वारा एमपी की सैलरी 30% से रिड्यूस कर दी गई है और एमपी लैड में कोई भी फंड अगले 2 वर्षों तक नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु ने माइक्रो इरिगेशन कवरेज में पूरी तरीके से 2019-20 में टॉप किया है। यदि हम बात करें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की, तो लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये 3 सिंचाई परियोजनाएं भारत में चलती हैं और इन 3 सिंचाई परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की यदि सिंचाई परियोजना है तो उसे लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। 10,000 हेक्टेयर से लेकर के 2,000 हेक्टेयर तक चलने वाली सिंचाई परियोजना को हम मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं और 2,000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में सिंचाई के लिए चलाई जा रही परियोजना को हम स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से यह 3 पार्ट में डिवाइडेड है और इन 3 पार्ट के अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि तमिलनाडु इस समय पर इसकी राजधानी चेन्नई, इसके जो करंट चीफ मिनिस्टर है पलनीसैमी और यहाँ पर गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु कॉटन की खेती में और काली ज़मीन में काफ़ी टॉप करता है। तमिलनाडु में जो नलकूपों से सिंचाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। चूँकि माइक्रो इरिगेशन की हमने बात की, इसलिए नलकूपों में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाले प्रदेशों में तमिलनाडु भी आता है। स्वास्थ्य के सिपाही, ये एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज को डोर स्टेप्स तक पहुंचाने के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी, स्वास्थ्य के सिपाही योजना। और स्वास्थ्य के सिपाही योजना के अंतर्गत जो लोग भी मेडिकल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए होते थे, वो डोर स्टेप्स यानी लोगों के घरों तक मेडिकल दवाइयाँ और मेडिकल से संबंधित एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाते थे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने समाधान चैलेंज लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से फाइट करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ को इनवाइट किया था। लोगों को कहा था कि यदि आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो आप भी आएँ और हमें सहायता प्रदान करें। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और रमेश पोखरियाल निशंक आते हैं हरिद्वार कंस्टिट्यूएंसी से, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं। इंडियन रेलवे ने मोबाइल डॉक्टर बूथ डिज़ाइन किया है जिसका नाम है चरक। इसके माध्यम से चेकअप किया जा सकेगा बिना कांटेक्ट किए, ताकि किसी को कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत ना पड़े। जीरो कांटेक्ट के माध्यम से चेकअप किया जा सके। दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया था ऑपरेशन शील्ड का, और यह ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से कोविड-19 से लड़ना चाहते थे। इसका भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली के सीएम द्वारा शुरू की गई इस योजना से बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ के लोकल लोगों को हुआ। प्रसार भारती ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है डीडी रेट्रो। डीडी दूरदर्शन रेट्रो चैनल के माध्यम से पुरानी चीज़ों को, संग्रहित चीज़ों को लोगों को दिखाया जाना है और प्रसार भारती ने इसे बहुत ही जोर शोर से लॉन्च किया। अहमदाबाद स्टेशन पहला स्टेशन है जिसमें सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई अप्रैल में। अहमदाबाद आपको पता है यह गुजरात में एक शहर है और अहमदाबाद गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी के बगल में एक शहर। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्क और टेक्सटाइल का कार्य होता है। सिल्क का तो नहीं पर टेक्सटाइल का कार्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब भी बात होती है आप याद करिए 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जहां पर स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सामने जलियांवाला बाग नाम की जगह पर डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे
और उस बाग में घुसने के लिए एक बहुत ही नैरो एंट्रेंस था, बहुत ही सकरा रास्ता जहां से लोग अंदर घुसे थे। उसी सकरे रास्ते पर खड़े होकर के जनरल डायर ने सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और अंधाधुंध गोलियां बरसाने से लगभग 2500 से 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया यूथ फाइटिंग विथ कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो यूथ फाइटिंग विथ कोविड नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उन सभी को प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया। इस देखो अपना देश वेबिनार के कारण लोग अपने देशों में उन सभी जगहों को एक्सप्लोर कर पा रहे थे घर में बैठकर, जिन जगहों को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जब भी हम बात करते हैं हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के इस समय पर जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिस्टर प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल। तो मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ये मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के। आगे झारखंड में रोबोट्स ने खाना परोसा और कोविड-19 पेशेंट्स जो लोग भी थे उन सभी को मेडिसिन भी प्रदान की। तो रोबोट्स के माध्यम से चूंकि ये नहीं फैलेगी बीमारी, इसलिए प्रदान करने के लिए मेडिसिन प्रदान करने के लिए और रोबोट्स के द्वारा फूड सर्व करवाया गया। इंटरनेशनल न्यूज़ का अगर डिस्कशन करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 तक कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दी गई, स्थगित कर दी गई, उसे आगे बढ़ा दिया गया। रॉबर्ट विटन विश्व के सबसे पुराने व्यक्ति घोषित किए गए जिनकी उम्र है 112 वर्ष। एक्ट चाइना फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस टू UNHRC। चाइना के खिलाफ कोविड-19 को स्प्रेड करने के लिए एक्शन लेने की बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कही थी, यूनाइटेड नेशंस के। इंडिया ने 6 बिलियन लोन ADB AIIB से कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए लिया। इंडिया ने 30 कंट्रीज से रिक्वेस्ट भी पाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजने की। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक ऐसी बीमारी है जिसको बुखार उतारने के लिए और मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये कोरोना वायरस के लोगों के ऊपर भी काफ़ी असरदार साबित हुई है। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने 1 बिलियन अपनी वेल्थ से कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए दे दिए हैं और विश्व का सबसे बेकार इकोनॉमिक फॉल आउट ग्रेट डिप्रेशन के बाद अगर कहीं को देखने को मिला है तो इस कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ही देखने को मिला। IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो वहाँ की चेयरपर्सन है, उन्होंने बताया IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसकी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में 113 बिलियन की प्रॉपर्टी के साथ टॉप किया है और इसी के साथ मुकेश अंबानी अप्रैल में 17th पोजीशन में थे। एज ऑफ नाउ हम लोग अक्टूबर की बात करें तो वो 4th रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के, चौथे सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ने डेवलपमेंट फंड 5 मिलियन कोविड-19 से प्रोजेक्ट की लड़ाई के लिए घोषित किए हैं और इंडिया ने 90,000 टन ऑफ सरप्लस फीड अफगानिस्तान को दिया है और लेबनान को दिया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ। लेबनान की राजधानी है बीरूट और यहाँ की करेंसी है पाउंड। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान में जो करेंसी चलती है उसका नाम मैं अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे लिंक में और हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इंडिया ने 5 टन ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को इंक्लूड करके इजराइल को भी दिया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की तेल अवीव भी राजधानी कही जाती है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्राइम मिनिस्टर और रिवलिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। तेल अवीव और तेल अवीव के साथ जेरूसलम ये दोनों राजधानियाँ इजराइल की कही जाती हैं। ईस्टर फेस्टिवल क्रिश्चियनों द्वारा मनाया जा रहा फेस्टिवल है, 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। एप्पल और गूगल ने मिलकर के कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ को डिस्कस करें तो यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की ताकि इंडिया की फाइट जो कि कोविड-19 के विरुद्ध है उसे सपोर्ट किया जा सके और इंडिया की GDP मल्टी डिकेड लो यानी 1.6% फाइनेंशियल ईयर 2021 में गिर सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैच एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कहा है।
यह अमेरिका की बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। दुनिया भर के इकोनॉमीज का एक फोरकास्टिंग और उसकी प्रिडिक्टिंग दोनों ही ये करते हैं। हिटाची को सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नॉट मिल गई है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिली इजाजत से अब ये एबीबी पावर ग्रिड आर्म में 80% स्टेक्स ले सकते हैं। तो हिटाची जो कि बाहरी एक कंपनी है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हिटाची कौन से कंपनी कौन से देश से आई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 100% स्टेक्स खरीद लिए हैं जीएमआर कमलंगा में, और इंडिया की जीडीपी अगले फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4.8% से ग्रो करेगी, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का कहना है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजीजेन लॉन्च किया, और ये डिजीजेन सिंपल डिजिटल बैंकिंग फॉर सेविंग अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च की गई है। चूंकि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान बैंक भी बंद रहे और मैक्सिमम बैंक इस तरीके से खुले रहे कि वो एक दिन खुले एक दिन ना खुले, एसेंशियल सर्विसेज में बैंक को भी रखा गया था। सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए इसने डिजीजेन सर्विसेज लॉन्च की ताकि लोग ब्रांच ना विजिट करें बल्कि अपने मोबाइल से ही बैंकिंग कर लें। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट 1.5 से 2.8% ही देखी। हाउएवर आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट 1.9% 2020 में होने वाली है। यस बैंक ने बैंक एश्योरेंस टाई अप मैक्स लाइफ के साथ 5 वर्षों तक के लिए और बढ़ा दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग फर्म आवास की बात करें तो इसे एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्थापित हुआ था 1966 में, हेडक्वार्टर्स है इसका मेट्रो मनीला मंडालुयोंग में, और फिलीपींस की राजधानी मेट्रो मनीला में इसका हेडक्वार्टर्स है। मतात्सुगु आसाकावा ये इसके करंट एशियाई डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन है। 60 मिलियन का लोन आवास को एडीबी द्वारा दिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जीएसकेसीएच के साथ अपना कंप्लीट मर्जर कंप्लीट कर लिया है, और जीएसकेसीएच अब सीधे सीधे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का पार्ट मानी जाएगी। फिच ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को 2% पर रख दिया है, और एसबीआई ने 100 मिलियन ग्रीन बॉन्ड इंडिया के इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में इशू किए हैं। तो 100 मिलियन रुपए के ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 20 रुपए का नया कॉइन, और ये 20 रुपए का नया कॉइन किसे कॉमेमोरेट करने के लिए इशू किया गया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की हाउसिंग फाइनेंस ने एक पैक्ट साइन किया है जीका के साथ ताकि $75 मिलियन रेज किए जा सके, और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने प्रयाग राजा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। अनामिका रॉय राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उन्हें एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया इफ्को टोक्यो का। आरवी वर्मा को अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कर्नाटका बैंक को आरबीआई की तरफ से एक मदद मिली, और आरबीआई के द्वारा महाबलेश्वर एमएस को नया एमडी और सीईओ फिर 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को 12 मेंबर एडवाइजरी ग्रुप, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, उसका हेड अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर साइन किया गया। विरूपक्ष मिश्रा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में चार्ज ले लिया। पेटीएम मनी के सीईओ प्रवीण जाधव ने रिजाइन कर दिया। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया एनसीएलटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट बीएसवी प्रकाश कुमार का टेनोर। और एनसीएलटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से इसे जाना जाता है। कॉरपोरेट का जो भी लोन होता है उस लोन को रिस्ट्रक्चर करने का कार्य एनसीएलटी करता है। जस्टिस रजनीश ओसवाल को परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट किया गया है, एवं लद्दाख का भी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नैसकॉम ने इन्फोसिस के प्रवीण राव को चेयरमैन अपॉइंट किया है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं डिफेंस के बारे में कुछ न्यूज़ कि यूएस ने एंटी शिप मिसाइल की सेल को अप्रूव कर दिया है, एवं टॉर्पीडो की सेल 155 मिलियन की इंडिया को दी जाएगी। ऑपरेशन संजीवनी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने मेडिकल एवं हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स मालदीव्स में ले जाकर के छोड़े हैं। स्पोर्ट्स में बात करें तो बेन स्टोक्स को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड एवं ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड रिक्लेम किया गया है। इंडिया की रैंक 108वीं है फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से, और
8वीं के बाद यदि बात करें तो नंबर 1 पर बेल्जियम बना हुआ है। इंडिया ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप नवंबर दिसंबर के लिए होल्ड करनी है एवं साथ ही साथ चाइना एशियन यूथ गेम को 2021 में 20 से लेकर के 28 नवंबर तक होस्ट करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 शिफ्ट कर दी गई कोरोना वायरस की वजह से एवं विंबलडन को कोरोना वायरस की तरीके कैंसिल कर दिया गया। विंबलडन कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है विश्व युद्ध द्वितीय के बाद। फीफा ने पोस्टपोन किया है अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक और टोक्यो 2020 वेट लिफ्टिंग ने थाईलैंड व मलेशिया को बैन कर दिया। पुलिट्जर प्राइज विनर हैं जिनका नाम है मैरी जॉर्डन। उन्होंने एक बुक लिखी है मेलानिया ट्रंप पे और उनकी बायोग्राफी को बताती है द आर्ट ऑफ अ डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं। मलयालम एक्टर शशि कलिंग की मृत्यु हुई। पद्मश्री क्लासिकल सिंगर शांति हीरानंद की भी मृत्यु हुई। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर जफर सरफराज की भी मृत्यु हो गई। अर्जुन देव की भी मृत्यु हुई, एक लेजेंडरी हिस्टोरियन थे हु पास्ड अवे। प्रिंसेस मारिया तेरेसा स्पेन की पहली रॉयल हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है। पद्मश्री अवॉर्डी भाई निर्मल सिंह खालसा की टेस्टिंग पॉजिटिव आने की वजह से मृत्यु हो गई और टोनी लुइस जो कि डीएलएस मेथड के प्रवर्तक थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं गीता राम जी जो कि एक रिनोन इंडियन ऑरिजिन वायरोलॉजिस्ट हैं। उनकी भी कोरोना वायरस से डेथ हुई। एमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन एडम श्लिंगर की भी 52 वर्ष में मृत्यु हो गई। अमेरिकन सिंगर और 3 टाइम के ग्रैमी अवार्डी बिल विदर्स की भी मृत्यु इसी कोरोना वायरस की वजह से हुई। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द वेब पोर्टल युक्ति टू मॉनिटर रिकॉर्ड्स एंड द एफर्ट्स ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी किस मंत्रालय ने मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी को रिकॉर्ड करने के लिए डैशबोर्ड के साथ युक्ति नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो क्वेश्चंस आपको एक बढ़िया रियल टाइम आइडिया देंगे और इस रियल टाइम आइडिया के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर पाओगे, आप अपने हिसाब से इनका काम कर पाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया है और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को न्यू दिल्ली में इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स हैं उन सभी को चालू किया जा सके, उन सभी पर निगरानी की जा सके। स्पेशली जो भी एकेडमिक्स में रिसर्च चल रही है, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सोशल इनिशिएटिव्स जो इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए जो भी बेटरमेंट के डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन डिसीजंस को पूर्ण रूप से निगरानी की जा सके। विच बैंक हैज एक्सटेंडेड बैंक अश्योरेंस टाई अप विथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर 5 years? किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ 5 साल के लिए बैंक अश्योरेंस टाई अप बढ़ा लिया है? और इसका सही आंसर होने वाला है सी, यस बैंक। प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस मैक्स लाइफ ने 13 अप्रैल को यस बैंक द्वारा पार्टनरशिप को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया और अंडर दिस पार्टनरशिप द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरर विल बी सोल्ड थ्रू द ब्रांचेस ऑफ यस बैंक, यानी यस बैंक के ब्रांचेस द्वारा मैक्स लाइफ के प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा। हु हैज टेकन चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? और इसका सही आंसर होने वाला है डी मतलब विरूपक्ष मिश्रा ने। तो विरूपक्ष मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का एक सरकारी बैंक है। 12 अप्रैल को विरूपक्ष मिश्रा को अपना 4th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसने नियुक्त किया। मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉरपोरेशन बैंक के हुआ करते थे और जब आंध्रा बैंक यूनियन बैंक के साथ मर्ज हुआ तो यूनियन बैंक में ऑलरेडी 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जीएस गुसैन, दिनेश के गर्ग और मानस आर बिस्वाल। इनके अलावा विरूपक्ष मिश्रा को भी 4था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 नवंबर दिसंबर? कौन सा देश विश्व मुक्केबाजी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? और इसका सही आंसर है इंडिया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अनाउंस किया था कि 13 अप्रैल को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेन और वीमेन के लिए नवंबर दिसंबर में इसी साल होस्ट की जाएगी। द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन नवंबर दिसंबर एंड द होस्ट सिटी विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर द थिंग्स नॉर्मलाइज। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI एग्जीक्यूटिव RK
शेट्टी ने इसे मीडिया को बताया था। इन विच स्टेट रोबोट सर्व फूड एंड गिव मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स इन 2 हॉस्पिटल्स इन वेस्ट सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के 2 अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों को किस राज्य रोबोट ने भरोसा, भोजन एवं दवा दी, और इसका सही आंसर है झारखंड। तो होप आपको ये पता चल गया होगा कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अनाउंस किया है 13 अप्रैल को that it will host the Asian Boxing Championship for men and women in December this year. Which state is going to become the first state to start pool testing of COVID-19? कोविड-19 का मूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है, और इसका सही आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 558 13 अप्रैल को पहुंच चुका था पॉजिटिव पेशेंट्स में, और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि पूल टेस्टिंग कोरोना वायरस सैंपल्स की शुरू होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ICMR के द्वारा परमिशन भी इसे मिल गई थी। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ एंटीशिप मिसाइल्स टॉर्पीडोज वर्थ $155 मिलियन टू इंडिया? किस देश ने $155 मिलियन के मूल्य के एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी, और इसका सही आंसर है अमेरिका ने। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया कि शेल हार्पून, मतलब हार्पून एयर लॉन्च जो एंटीशिप मिसाइल है एवं साथ ही साथ 54 लाइट वेट टॉर्पीडोज को बेचा जाएगा भारत को, और डेटरेंट कैपेबिलिटीज अगेंस्ट रीजनल थ्रेट्स एंड टू बॉल्स्टर इट्स होमलैंड डिफेंस। USA recognized India as a major defense partner in 2016. This designation allows India to buy more advanced and sensitive technologies from America at par with the US closest allies and partners. तो होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया है इस पूरे के पूरे सिस्टम को। वर्ल्ड आर्ट डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अप्रैल एवरी ईयर टू ऑनर एंड मार्क द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, और इसका सही आंसर है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे, इनमें इंडियन आर्ट जो इंटरनेशनल आर्ट डे है, इस इज अ पार्टनर एसोसिएशन विद यूनेस्को, इज सेलिब्रेटेड एंड ऑनर द बर्थडे ऑफ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनार्डो दा विंची। इनकी मोनालिसा पेंटिंग आज भी विश्व में एक विश्व शांति का प्रतीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रतीक है, टॉलरेंस का प्रतीक है और ब्रदरहुड का प्रतीक है। तो वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल 2012 से लेकर के अब तक लगातार मनाया जाता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए। आप हमारे YouTube इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे मैक्सिमम लोगों तक, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, कोरोना को मात दीजिए।